Hello everyone, welcome to Vishnu Economics School. So in this video we are going to discuss lapse and revocation of offer. तो अभी तक हम 4 केसेस डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर कोई भी ऑफ़र जो है वो रिवोक हो सकता है या इनवैलिड हो सकता है। अब इस वीडियो में हम 5th केस से स्टार्ट करेंगे। तो 5th केस है एन ऑफ़र लैप्सेस बाय रिवोकेशन। अब रिवोकेशन से कोई भी ऑफ़र जो है लैप्स हो जाता है। अब रिवोकेशन यहाँ पे कौन करता है? यहाँ पे रिवोकेशन अब ऑफरर करता है, जो ऑफ़र दे रहा है उसके पार्ट पर अगर कोई भी ऐसा होता है कि वो उस ऑफ़र को अब कैंसिल करना चाहता है, अब रिवोक करना चाहता है एक बार ऑफ़र देने के बाद, तो वो ऐसा कर सकता है। उस केस में हम उस ऑफ़र को इनवैलिड मान लेंगे। लेकिन ऐसा कि कोई भी ऑफरर जो है वो किसी ऑफ़र को रिवोक कर रहा है, वैसा एक्सेप्टेंस के पहले ही हो जाना चाहिए। ऑफरी जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता उससे पहले ही कोई भी ऑफरर जो है अपने ऑफ़र को रिवोक कर सकता है। तो एन ऑफर इज़ रिवोक्ड व्हेन इट इज़ रिट्रैक्टेड बैक बाय द ऑफरर। अब इस केस में ऑफरर जो है वो अपना ऑफ़र जो है वो वापस ले रहा है, लेकिन ऐसा वो बिफोर एक्सेप्टेंस करेगा। बिफोर एक्सेप्टेंस वर्ड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। कोई भी ऑफ़र जो है एक्सेप्ट होने के बाद रिवोक नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे इतना एम्फेसिस है बिफोर एक्सेप्टेंस पर, कि जब तक जो भी ऑफ़री है वो एक्सेप्ट नहीं कर लेता जब तक एक ऑफ़र को, उससे पहले तक कोई भी ऑफरर जो है अपना ऑफ़र रिवोक कर सकता है। तो एन ऑफर में बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द ऑफरर टू द अदर पार्टी। अब जो ऑफरर है वो ऑफरी को ये नोटिस देगा कि वो जो ऑफ़र है वो उसको रिवोक कर रहा है या रिट्रैक्ट बैक कर रहा है। अब उस ऑफ़र को ये उसको नोटिस देना पड़ेगा, जैसे उसने ऑफ़र दिया था वैसे ही उसे रिट्रैक्ट करने के लिए नोटिस देना पड़ेगा कि अब वो ऑफ़र जो है वो इनवैलिड ऑफ़र है, अब वो वापस ले रहा है अपना ऑफ़र। तो अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी ऑक्शन सेल हो रहा है और उस केस में ये डिसाइड हो गया है, मान लेते हैं कोई पर्सन है उसने हाईएस्ट बिड कर दिया, लेकिन अभी हैमर जो है वो फॉल नहीं हुआ है, मतलब अभी ऑक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ जो हाईएस्ट बिड है वो लगा दी गई है। तो जब तक हैमर फॉल नहीं होता उससे पहले अगर जो ऑफरर है वो अपना ऑफ़र वापस ले लेता है, तो उस केस में ऑफरी जो है वो उस ऑफ़र को क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उस हैमर के फॉल होने से पहले ही जो ऑफरर है उसने अपना ऑफ़र वापस ले लिया है। तो इस केस में हम इसको बोलेंगे कि एन ऑफ़र लैप्सेस बाय रिवोकेशन, कि वो ऑफ़र जो है वो रिवोकेशन की वजह से लैप्स हो गया है या इनवैलिड हो गया है, क्योंकि अभी ऑक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था और उससे पहले ही, मतलब एक्सेप्टेंस से पहले ही जो ऑफरर है उसने अपना ऑफ़र जो है वो वापस ले लिया है। अब डेफिनेट पीरियड ऑफ़र, इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑफ़र जो है वो एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक ही वैलिड रहता है, और अगर कोई भी टाइम पीरियड जो है वो प्रेस्क्राइब्ड नहीं है तो विद इन रीज़नेबल टाइम। रीज़नेबल टाइम की डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम रीज़नेबल टाइम हम किसको बोलेंगे, वो डिपेंड करता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन पे या मोड ऑफ एक्सेप्टेंस पे, कि किसके थ्रू एक्सेप्टेंस आ रही है, तो उसको हम रीज़नेबल टाइम कहते हैं। तो इस केस में कोई भी डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम जो भी प्रेस्क्राइब्ड होता है ऑफ़र में, उसके अकॉर्डिंग ही तभी तक के लिए कोई भी ऑफ़र जो है वो वैलिड रहता है। अदरवाइज़ हम उसको रेवोकेशन मान लेते हैं उस ऑफ़र का, कि अब वो ऑफ़र ख़त्म हो गया है। लेकिन इसमें भी ऐसा है कि अगर कोई भी ऑफरी ऐसा बोलता है, मतलब जिसको ऑफ़र दिया गया है, अगर वो कहता है कि ऑफ़र को उसे एक्सटेंड करना है किसी भी डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक, कि वो चाहता है कि मान लेते हैं 10 दिन तक उसको कोई भी ऑफ़र जो है वो उसको एक्सटेंड करना है, कि उसको 10 दिन बाद भी सेम ऑफ़र मिले, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ ऑफरी के थ्रू हो सकता है। ऐसा ऑफर ही अपनी विल दिखा सकता है कि वो जो पर्टिकुलर ऑफ़र है वो रिक्वेस्ट करेगा ऑफरर से कि वो उसको एक्सटेंड कर दे। अब इस केस में भी हमें 2 टर्म्स पढ़ने हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पर, वो है बेयर पैक्ट एंड ऑप्शन। ये 2 टर्म्स हैं, इनको हम समझ लेते हैं। अ प्रॉमिस टू कीप एन ऑफर ओपन फॉर अ डेफिनेट पीरियड अनसपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। अब यहाँ पे ये अनसपोर्टेड बाय कंसिडरेशन का मतलब क्या है
कि कोई भी प्रॉमिस या फिर ऑफर, सेम ही है, या ऑफर या प्रॉमिस कह सकते हैं हम इसको, टू कीप एन ऑफर ओपन, कि मतलब अगर ऑफरी चाहता है कि जो ऑफर है, जो ऑफरर ऑफर दे रहा है, वो किसी भी डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक वैलिड रहे, तो अनसपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। अब इस केस में ये कह रहा है अनसपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, मतलब कि ऑफरर को वो ऑफर एक्सटेंड करने के लिए कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि अगर ऑफरी कहता है कि आप 10 दिन के लिए और इस ऑफर को एक्सटेंड कर दो, तो उस केस में उसको कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है ऑफरर को उस ऑफर को एक्सटेंड करने के बदले में। तो इस केस को हम बेयर पैक्ट कहते हैं, कि ऑफरर को ऑफर एक्सटेंड करने के लिए कुछ प्राइस मनी नहीं मिल रही है और उसको ऐसे ही बस ऑफर ही कह रहा है कि वो अपना ऑफर जो है वो एक्सटेंड कर दे एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक। लेट्स से 10 दिन बाद तक भी वो ऑफर वैलिड रहे और उसके बदले में ऑफरी जो है वो उसे कुछ दे भी नहीं रहा, तो उसे हम कहते हैं बेयर पैक्ट। अब ऑप्शन के केस में क्या होता है, सेम ही केस है, बस वो सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन हो जाता है, कि जो ऑप्शन के केस में ऑफरर जो है उसको ऑफर एक्सटेंड करने के लिए कुछ प्राइस मनी मिलती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे हमें ये थोड़ा क्लियर हो जाए। मान लेते हैं ए ने बी को ये ऑफर दिया कि वो उससे उसकी बाइक ले ले 60,000 रुपीज़ में। तो ए कह रहा है बी को कि वो उससे उसकी बाइक परचेज कर लेगा 60,000 रुपीज़ में। अब बी कहता है कि वो आज तो उसकी बाइक जो है वो 60,000 में नहीं ले पाएगा, लेकिन अगर वो 10 दिन बाद ऐसा करता है तो 10 दिन बाद वो उसको 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देगा। तो इस केस में ये ऑप्शन हुआ कि जो ऑफरर है उसको कुछ अमाउंट मिल रहा है, अगर वो 10 दिन बाद अपनी बाइक बेचता है तो उसे 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो इस केस को हम ऑप्शन कहते हैं, कि एक्सटेंशन का एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक ऑफर को एक्सटेंड करने पर उसको कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है, सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन है। और अगर यहाँ पर बी ये कहता कि 10 दिन बाद भी उसे सेम ही ऑफ़र चाहिए और वो 60,000 रुपीज़ में ही बाइक खरीदेगा बिना किसी एक्स्ट्रा कंसीडरेशन के या एक्स्ट्रा चार्जेस के, तो हम उस केस में उसे बेयर पैक्ट कहते, कि इसमें ऑफरर को जो है वो कुछ भी कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है ऑफ़र की एक्सटेंशन पर। तो इसीलिए इन दोनों टर्म्स का समझना इम्पॉर्टेंट है कि कब डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक अगर कोई ऑफ़र वैलिड होता है और हम उसको एक्सटेंड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या केसेस बनते हैं, बेयर पैक्ट एंड ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड और मेड नोन टू द ऑफरी, अदरवाइज द रेवोकेशन डजंट प्रिवेंट एक्सेप्टेंस। अब जो भी रेवोकेशन है ऑफ़र का वो कम्युनिकेट हो जाना चाहिए ये ऑफरी को, नहीं तो हम उस रेवोकेशन को उसको एक्सेप्टेंस मानना पड़ेगा। मतलब कि अगर ऐसा होता है कि ऑफरर जो है वो अपना ऑफ़र रिवोक कर रहा होता है और ऐसा ऑफरी को नहीं पता, उसको कम्युनिकेट ही नहीं किया गया कि अब जो ऑफ़र है वो वैलिड नहीं है और उससे पहले ही वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इस केस में ऑफरर को उसका एक्सेप्टेंस ही मानना पड़ेगा कि ऑफरी ने अब वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है और अब उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो लायबल होगा, सारे जो भी लॉसेस हुए हैं ऑफरी को उसके ऑफ़र रिवोक करने के बदले में वो उसको रीइम्बर्स करने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये कम्युनिकेटेड होना चाहिए ऑफरी को कि जो ऑफरर है उसने अब वो ऑफ़र रिवोक कर दिया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो हम उसको एक्सेप्टेंस ही मानेंगे। तो अब है रेवोकेशन ऑफ अ जर्नल ऑफ़र। अब हमने देखा है जनरल ऑफ़र जो होता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, सबके लिए होता है, जनरल पब्लिक के लिए होता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होता, उन्हें हम स्पेसिफिक ऑफ़र कहते हैं। उसका उल्टा है जनरल ऑफ़र जो सबके लिए वैलिड होता है। तो उस केस में जिस मीडियम के थ्रू वो जनरल ऑफ़र दिया हुआ है, लेट्स से अगर किसी कंपनी ने कोई ऐड के थ्रू कोई जनरल ऑफ़र दिया है, तो अगर वो उस जनरल ऑफ़र को रिवोक करती है तो उसकी रिवोकेशन में भी उसको उसी मोड के थ्रू वो रिवोकेशन कन्वे करनी पड़ेगी जनरल पब्लिक को। अगर वो ऐसा नहीं करता है और फिर जनरल पब्लिक में से कोई भी अगर अपना जो भी ऑफ़र है वो क्लेम करने के लिए आता है तो कंपनी वहाँ पर लायबल हो जाएगी वो ऑफ़र को या जो भी बेनिफिट है उसको देने के लिए।
इसीलिए यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी अगर रेवोकेशन होता है जनरल ऑफ़र का किसी भी कंपनी के थ्रू, तो उस केस में जिस मोड के थ्रू वो जनरल ऑफ़र कम्युनिकेट हुआ है उसी मोड के थ्रू वो उसकी रेवोकेशन भी कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम रेवोकेशन ऑफ टेंडर पढ़ेंगे या स्टैंडिंग ऑफ़र पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।